नावल का नाम नखरीली मोहब्बतें, जिसे लिखा है सीमा शाहिद ने। आइए नावल का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद के एक पुरसकून इलाका में मौजूद इस बड़े से बंगले के दरवाज़े पर मौजूद ऊँघते चौकीदार ने टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। कुछ ही देर में उसकी ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी, फिर शाम में उसे वापस भी आना था। घड़ी देखते हुए पठान बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो वो बड़बड़ाया, 1, 2, 4, 10 तक पहुंचते ही पूरे बंगले की लाइट ऑन हो चुकी थी। अलार्म बज रहे थे और कमरे में इकलौते बेड पर नींद में गर्क हमज़ा ने सेल पर हाथ मारा था। अलार्म को बंद करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में अलार्म तो बंद हुआ था लेकिन सेल ही बिस्तर से नीचे गिर गया था। मगर ये नामाकूल सेल भी अपने मालिक की तरह ढीठ हड्डी था, बजे चला जा रहा था। थक हार कर हमज़ा ने चादर मुंह से हटाई और उठ बैठा। एक तवील अंगड़ाई ली और फिर जैसे ही दीवार पर नस्ब घड़ी पर नज़र डाली तो वो उछल गया। वो तेज़ी से उठकर वॉशरूम चला गया। अरे बाप 6 बज चुके हैं। शावर लेकर पैंट और बनियान पहने अपने शानों पर तौलिया फैलाए हुए बालों में उंगलियां फेरता बाहर निकला, मगर साथ साथ ही साइड टेबल पर पड़ा माइक उठाना नहीं भूल सकता था। सारी लाइट जलाता तेज़ी से बड़े से अमेरिकन तर्ज पे बने हुए किचन में दाखिल होते फ्रिज से दूध और अंडे निकाल कर रखे माइक उठाया और शुरू हो गया। अबे मेरे राज दुलारों, मेरे नींद के दुश्मनों, गुड पप्पू उठ जाओ, काम पर नहीं जाना क्या? अब उठ भी जाओ, मेरी जान लेकर ही उठोगे। नीले रंग से सजे इस बड़े से बेडरूम में 2 सिंगल बेड एक दूसरे से ज़रा इसे फासले पर ही पड़े थे। कमरे में हल्की बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। एसी की खनकी से माहौल को और भी ख्वाबनाक बना दिया था और इस कमरे में इन दोनों पर तरतीब 6 साल और 4 साल की 2 क्यूट से गोलमटोल बच्चे थे। गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे में लगा स्पीकर जिंदा हुआ तो उनमें से निश्तर होती चिंगारी हुई आवाज़ ने उन सोए हुए मासूम शैतानों की पुरसकून नींद में खलल डाल दिया और दोनों आंखें मलते हुए उठ बैठे। स्पीकर से आवाज़ गूंजी, 6 बज चुके थे और उठ गए हो या मैं आऊँ? एक तो चाचू भी, या अल्लाह इनकी शादी कर दे, या तो हम पर सुकून लिया। गुड्डू ने दुआ मांगी थी। गोलू से पप्पू ने बड़े ज़ोरों शोर से सलहला कर कहा, आमीन सुम आमीन। गुड्डू ने मेज़ से माइक उठाया था और वो दूसरी सी से उठकर मुंह हाथ धोने चले गए। गुड मॉर्निंग चाचू, हम उठ गए हैं। बाथरूम में 2 सिंक्स थे। एक पर छोटी सी कुर्सी थी जिस पर पप्पू मियाँ बैठ के थे और दूसरी पर गुड्डू ने ब्रश करना शुरू कर दिया था। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते तैयार होकर दोनों बड़े से किचन में आए थे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वो दोनों एक साथ बोले थे। लंबे कदोस ज़शी जिस्म के मालिक 28 साल हमज़ा ने अपने माथे पर बिखरे बाल हटाए और इस्लाम का जवाब देते हुए नाकदराना अंदाज से उन दोनों को सर से पैर तक जायज़ा लिया था। गुड्डू यार, तू 6 साल का हो गया है, काम पर जा रहा है और जूते के लेस तक नहीं बांधने आते। गुड्डू ने तेज़ी से झुककर अपने पैरों को देखा। 6 साल तो ऐसे जता रहा था जैसे मैं इसकी तरह उम्र में बूढ़ा हो गया हूँ। बड़बड़ाते हुए झुककर उसने जूतों की लेस बांधी। हमज़ा ने जल्दी से मेज़ पर टिके हुए तो उस उबले अंडे और दूध के गिलास रखे। दीवार से टेक लगाए सुर्ख सफ़ेद गोल मटोल पप्पू को पुकारा। पप्पू साहब। वो तेज़ी से सीधा हुआ। जी चाचू साहबजादे, काम से देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर लो। गुड्डू और पप्पू को नाश्ते में मसरूफ़ करके हमज़ा अपने कमरे की जानिब बढ़ा, अलमारी से यूनिफॉर्म निकाला और तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद ही तैयार होकर बाहर निकला। हस्बे तौफीक साहब शीशा के आगे खड़े हुए थे और पप्पू अभी भी नींद में झूम रहा था। हमज़ा ने दोनों के बैग उठाए और जीप में रखकर अपनी जीप स्टार्ट की और आराम से हॉर्न पे हॉर्न रखकर खड़ा रहा। हॉर्न की आवाज़ गूंज रही थी तो वो दोनों भाई तेज़ी से गिरते पड़ते जीप तक पहुंच चुके थे और उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे फूल कर कपा हो गए थे। हमज़ा ने दोनों को बारी बारी जीप में बिठाया और चौकीदार को गेट खोलने का इशारा किया। जीप चलाते हुए हमज़ा ने नाराज़ बैठे गुड्डू को देखा। क्या हुआ, मुंह क्यों फुला कर रखा हुआ है? गुड्डू ने शिकवा किया तो चाचू बालों में ठीक से ब्रश भी नहीं करने दिया। गुड्डू यार, तू हर वक्त आईने के सामने ही खड़ा रहता है। अगर हीरो शीरो बनने का इरादा है तो सुन ले कान खोल कर। काम पर जा रहा हूँ, काम में दिल लगा। सुर्ख चाचू
आपको क्या पता, हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्या पता किसी कोई चांस ही लग जाए। तमतमाते हुए चेहरे ने गुड्डू साहब गोया हुए। चांस बेटा, अभी दूध के दान तक तो निकले नहीं और तुझे चांस चाहिए। आज ही केबल कनेक्शन कटवाता हूँ। थोड़ी देर बाद जीप एक बड़ी से स्कूल की इमारत के सामने आकर खड़ी हुई। चलो उतरो, चौकीदार बाबा के साथ काम के बाद घर चले जाना। मैं खाना बनाकर रख दिया है, बशीर बाबा गर्म कर देंगे और लंच बॉक्स तुम दोनों के बैग में है। दोनों शैतान हमज़ा की गालों को चूमते खुदा हाफिज़ कहते हुए अंदर की जानिब चले गए। दोनों के अंदर जाते ही हमज़ा ने आंखों पर सन ग्लासेस लगाए और थाने की तरफ रवाना हो गया। उसकी जीप पार्क होते ही थाने में सब अलर्ट हो गए और वह सबके सल्यूट सर हिलाकर जवाब देते हुए अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा। वो बड़े मगन अंदाज में फ़ाइल चेक कर रहा था कि उसका दिली मेज़ पर चाय रखकर कब का जा चुका था कि उसने ऑफिस का फ़ोन बजने लगा। कमिश्नर साहब लाइन पर थे। सलाम दुआ के बाद कमिश्नर साहब अपने मदा पर आए थे। हमज़ा माय बॉय, आज रात को ऑफिस क्लब में डिनर है, याद दहानी करवा रहा हूँ, तुमने ज़रूर आना है। सर, रात में देर तक तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाएं। हमज़ा, आखिर तुम उन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? उनके लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारे करियर के लिए भी। सर, आप जानते हैं जब से भैया भाभी का इंतकाल हुआ है तब से ये दोनों मेरे साथ ही रह रहे हैं। मैं उन्हें घर के होते हुए बेघर नहीं कर सकता। तो फिर यंग बॉय, तुम शादी कर लो। सर, कौन ऐसी लड़की होगी जो अब मुझसे शादी करके इन 2 यतीम बच्चों की माँ बनना पसंद करेगी? हमज़ा, ढूंढो कोई नरम मजाज लड़की, सुलझी हुई लड़की ढूंढ लो। वैसे मेरी साली है माहीन, कभी घर आओ तो मिलवाऊंगा। फ़ोन बंद करके हमज़ा सर पकड़कर बैठ गया। कमिश्नर साहब किसी भी तरह उसकी शादी अपनी नकचढ़ चढ़ी लड़की के साथ करवाना चाहते हैं। प्लेन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। बार बार सीट बेल्ट बांधे रखने की अनाउंसमेंट हो रही थी और करीब से गिरती एयर होस्टेस ने फर्स्ट क्लास में बैठी सोई हुई इस 20 साला रोड और अकड़ लड़की को उसने लंदन से इस्लामाबाद पूरी फ़्लाइट में स्टाफ को अपने नखरों से नचा रखा था। डरते डरते आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी, प्लेन लैंड हो गया है। मरियम ने मंदी मंदी आँखों से एयर होस्टेस को देखा और अपने खूबसूरत चेहरे से बाल हटाए। उठकर अपना सामान, लैपटॉप वगैरह समेटकर पुरसुकून शहर इस्लामाबाद का हवाई अड्डा जगमगा उठा था और आज उसने सरजमीन पर अपने वालिदैन के इंतकाल के 10 साल बाद कदम रख रही थी। कस्टम इमिग्रेशन से फारिग होकर वो बाहर निकली थी तो सामने उसके ताया इकबाल अहमद और उनका बेटा ज़ुहैब उसके इस्तकबाल को सामने ही उसके नाम का बोर्ड उठाए खड़े थे। उसके बाहर आने पर वो दोनों बाप बेटे बड़ी ही गर्मजोशी से मिले और उसे लेकर घर की जानिब चले गए। मरियम संजीदगी से पूछा, अंकल आपने इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुलवाया है? सब ठीक है ना? बस बेटा, ज़िंदगी और मौत का कुछ भरोसा नहीं होता। तुम 20 साल की हो चुकी हो और अब तुम्हारे माँ बाप की जायदाद, बिजनेस सब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। और तुम्हारे बाबा इकबाल ताया, आंखों से नमी साफ करते हुए, वकील भी तुमसे मिलना चाह रहा है। अंकल प्लीज़, मैं ये सब इतनी जल्दी हैंड ओवर नहीं कर सकती और अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने बाबा का बिज़नेस संभाल लूँगी। मरियम की इस बात पर ज़ुहैब ने अपने बाप की आंखों में देखा। डैड, आप भी अभी तो मरियम आई है और आप उससे काम के बिज़नेस की बातें कर रहे हैं। हो शक्ल सा ज़ुहैब, अभी तो उसे आराम करने दें, थोड़ा घूमने फिर दें। और फिर मरियम को मिरर से देखते हुए बोला, अंकल आप परेशान मत हो, वकील से कह कर मीटिंग लिखवा लें ताकि मैं पेपर्स पढ़ लूँ, वकील से डिस्कस करके साइन करूँ और फिर वापस चली जाऊँगी। मरियम ने अपने ताया को देखा, कोई वापस नहीं इतनी जल्दी, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। मेरे मरहूम भाई की तुम वो आखिरी निशानी हो, इतने साल बाद वापस आई हो और ख़बरदार जो अभी वापस आने का सोचा भी। इकबाल ताया ने बड़े प्यार से उसे डांटा था। डैड, अब बाकी बहस आप घर जाकर कर लीजिएगा। मरियम को लेकर अंदर चले। ज़ुहैब ने एक बड़ी सी कोठी के आगे गाड़ी रोककर हॉर्न बजाया था तो अंदर से चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी को अंदर लाकर पार्क किया। सामने ही दाई अम्मी मरियम के इस्तकबाल को खड़ी थी। मरियम के करीब आते ही उन्होंने बड़े प्यार से उसे गले लगाया, फूलों का हार डाला जिसे मरियम बड़े आराम से उतार दिया। वो फूलों का हार उनके हाथ में वापस, प्लीज़ आंटी, इनकी नमी मेरे कपड़े ख़राब कर देगी, पकड़ाते हुए। अभी मरियम आगे बढ़ी थी कि एक मुलाजमा
मिर्चें जलाकर उसकी नज़र उतारने को आ गई। वो बुखलाकर खांसते हुए बोली, ओ गॉड प्लीज़ स्टॉप दिस धुआं। आंटी आप प्लीज़ मुझे मेरा रूम बता दें, अब आराम करना चाहूँगी। मरियम ने साकत खड़ी ताई अम्मी को देख मुखातिब किया। वो बड़े मान से, मरियम बेटी तुम मुझे आंटी मत कहो, तुम्हारी ताई अम्मी हूँ ठीक है, उसे समझाते हुए बोली थी। मरियम ने उकता कर कहा, रूम प्लीज़। आओ मरियम मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। पास खड़ा ज़ुहैब आगे बढ़कर गोया हुआ था, बेटा थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर नीचे आ जाना, तुम्हें कुछ ऑफिस के लोगों से मिलवाना है। आफ्ता अकबाल ताया ने उसे पीछे से मुखातिब किया था। अंकल प्लीज़ आज मैं बहुत थक गई हूँ, लंबा सफ़र किया है, आप इन लोगों को फिर कभी मिलवा दीजिएगा। इकबाल साहब मायूसी से बोले, ठीक है मरियम बेटा तुम आराम करो। वो बड़ी बेजारी से सर हिलाती हुई चली गई। मरियम के जाते ही ताई अम्मी ने इकबाल साहब को घूरा, आप बड़ा ही बेटी बेटी कर रहे के दिमाग ख़राब कर दिया, और इसका अंदाज़ देखा लड़की का, इसकी खाला ने उसे बिल्कुल गाड़ कर रख दिया है। अब आप भी होश में आ जाएं। ये लंदन की पढ़ी लिखी अय्यार लड़कियां कभी भी पढ़े बगैर जायदाद के पेपर साइन नहीं करेंगी। फहीदा तुम अपना मुंह बंद रखो, और 4 दिनों के लिए आई है, पेपर साइन करेगी और चली जाएगी। इकबाल साहब बेजारी से बोले। वो बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। हूँ कर लेगी साइन। हमज़ा ने फाइलों से सर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। हमज़ा ने मारे गए गुड्डू और पप्पू से तो शाम को क्रिकेट मैच का वादा किया हुआ था। हमज़ा बेटा अब तो तू गया। जल्दी जल्दी काम समेट कर वो अरादली को हिदायत दी कि वो तेज़ी से पार्किंग में अपनी जीप की जाने बढ़ा। तेज़ी से ड्राइवर को फार्म हाउस पहुंचा, गाड़ी रोककर उतर कर मेन दरवाज़ा खोला और अपनी जीप के अंदर लाया। कैप उतारता हुआ आगे बढ़ा। अंदर लिविंग रूम के दरवाजे पर पप्पू और गुड्डू दोनों के जूते उल्टे पड़े, इसका मतलब मुंह चढ़ा रहे थे। बड़ी सफाकत से सर हिलाते हुए हमज़ा ने जूते उठाकर झाड़कर टॉरिक में रखे और अंदर दाखिल हुआ। क्या आलीशान मंजर था। कमरे की सारी लाइट ऑन थी, टीवी फुल वॉल्यूम में चल रहा था और दोनों शैतान सोफे से टेक लगाए बड़े प्यालों में आइसक्रीम निकाले टीवी पर जलवे बखेरते सिंगर्स के साथ सर्द धुन होकर गोलू और पप्पू तो पूरे का पूरा ही लीना गोमर्स की धुन पर धमाल डाल रहे थे। हमज़ा ने एक नज़र टीवी पर डाली और उछलती कूदती सिंगर्स पर डाली और कालीन पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी बंद किया। म्यूज़िक के बंद होते ही पप्पू साकत सा हो गया। वो यकज़बान होकर चिल्ला उठे, क्या चाचू टीवी बंद क्यों किया आपने? अभी जस्ट बेबर ने आना है। हमज़ा ने दोनों को घूरा। सलाम ना दुआ, बस टीवी की फ़िक्र। गुड्डू ने बड़े अदब का मुजाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम चाचू हमज़ा। पप्पू भी एहसान अजीम का मुजाहरा करते हुए आइसक्रीम का प्याला छोटी मेज़ पर रखकर गिरता पड़ता हमज़ा के पास आया और अचक अचक कर उसे गोद में उठाने का इशारा करने लगा तो हमज़ा ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। पहले तो पप्पू ने हमज़ा के दोनों गालों पर किस किया और फिर फरमाइश दागी, चाचू मुझे कल काम पर नहीं जाना। हमज़ा उसके क्यों भी, मैं भी तो रोज़ काम पर चला जाता हूँ, तो तुमने क्यों नहीं जाना? फूले फूले गालों को चूमता हुआ बोला, आप तो अपने काम पर पुलिस खेलते हैं और हमें लिखना पढ़ना पड़ता है, और आज तो पोएम भी याद करनी पड़ी। पप्पू ने बड़े दर्दनाक अंदाज में शिकवा करनी होमवर्क को भी बताया था। अच्छा बस बहुत हो गया, चेंज करके आता हूँ, फिर जम कर करेंगे, और आज डिनर बाहर। खुश? हमज़ा ने उसे गोद से उतारा। पप्पू ने मुंह घसूड़ा, और मेरा होमवर्क? हमज़ा ने कहा और गुड्डू उछल पड़ा। गुड्डू करेगा? नहीं चाचू यार ये गलत है, आप हमेशा इस मोटे का होमवर्क मुझसे करवाते हैं, मगर कारखाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है? हमज़ा हुक्म देकर चेंज करने जा चुका था और पप्पू साहब टीवी ऑन करके बियर के म्यूज़िक को झूम झूम कर इंजॉय कर रहे थे। शाम ढल चुकी थी। हमज़ा दोनों बच्चों को लेकर इस बड़े फार्म हाउस के अंदर मौजूद अपने पर्सनल बनाए जिम में आ चुका था, और इस जिम में तीनों चचा भतीजियों के एक्सरसाइज मसाली होती थी। हमज़ा ने 6 साल गुड्डू के लिए बच्चों की ट्रेडर मिल और आधे किलो के स्पेशल वेट लिफ्ट बनवाए थे, क्योंकि गुड्डू हमज़ा के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और अपना फ़र्ज समझता था। यहाँ पर हमारी केस का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।